स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, जो हमारे बड़े मासूम नाज़रीन हैं उनको तो पहले ये समझाएं, ये दो टर्म्स हैं क्या? स्केलेबिलिटी है कि आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर एक चीज़ आपने अगर कोई ऐड चलाया है एआई के कंटेंट के ऊपर, तो आप उसका स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी में ये मैटर करता है कि वो कंटेंट कितनी देर चला है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, उस पर फटीक कितनी देर के बाद आ रही है, रिस्पॉन्स कितनी देर के बाद उसका काम होना शुरू हो गया। स्टार्टअप के लिए क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए? स्टार्टअप का जो वर्ड है ना, ये टेक के स्टार्टअप के लिए यूज होता है। हमारे यहाँ इसको आम इस्तेमाल किया जाता है, हर बिजनेस को स्टार्टअप कह दिया जाता है, छोटे बड़े। स्टार्टअप के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि पैसों की जरूरत नहीं होती। पैसा मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना आपने इसको सर पे सवार किया हुआ है। स्टार्टअप को चलाने के लिए आपको टोटली जो विल पावर की जरूरत होती है, आपको खून पसीना एक करने की जरूरत होती है। आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कंटेंट फटीग के साथ कैसा रहा है? एक आसान से काम हो जाता है, मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती, तो फिर लोग जाहिर सी बात है उस तरफ ही जाएंगे, चाहे उसका इम्पैक्ट उनको बाद में नेगेटिव क्यों ना मिला हो। हमारे यहाँ लोगों का प्रॉब्लम है कि हमें आसानी चाहिए, तो एआई ने वही काम आगे किया है। अब बेसिकली लोगों के स्किल्स खत्म हो जाएंगे, जो मुझे डर है ना। जब एआई से काम कराओगे ना, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जो सेंस है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। नॉर्मली जब कोई मैसेज आता है तो आप उसको रिप्लाई करते थे पहले खुद सोच के। अगर आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो आप सोच के लिखते थे, तो आपकी इंप्रूव होती थी। अब आप एआई को कहते हो कि यार ये सवाल है, इसका जवाब लिख दो। एआई अगर से एग्रेशन में जवाब दे दे तो बात उल्टी पड़ गई ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा मुमताज। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम है। आज हम बात करेंगे एआई की। एआई किस तरह से ई कॉमर्स में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन वो क्या हैं। आज बात करेंगे एआई कंटेंट स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की, और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, ई कॉमर्स एक्सपर्ट शेख रोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने बिजी शेड्यूल से आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है यार, चूँकि जो एक बेड़ा उठाया हुआ है कि लोगों को ई कॉमर्स सिखानी है, तो फिर सर ई कॉमर्स की ही बात कर लें, और ई कॉमर्स की ही बात करेंगे। आज सबसे बड़ी बात जो एक चैलेंज है, मैं चैलेंज ही से कहता हूँ एआई का, इसमें स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, जो हमारे बड़े मासूम नाज़रीन हैं उनको तो पहले ये समझाएं, ये दो टर्म्स हैं क्या, और ई कॉमर्स में इसका क्या इफेक्ट है। यार एआई के जो कंटेंट की बात बेसिकली आप कर रहे हो ना, कि एआई का कंटेंट कितना स्केलेबल और कितना ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल, यार ये ना नीश टू नीश वेरी करता है। पहले तो हम स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का फर्क समझ लेते हैं, वो क्या है। अच्छा, स्केलेबिलिटी है कि आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर एक चीज़ आपने अगर कोई ऐड चलाया है एआई के कंटेंट के ऊपर, तो आप उसका स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड कर सकते हैं, कितना उसका बजट बढ़ा सकते हैं, या कितनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी तो ये है, स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई बियॉन्ड द स्काईज इवन। उसके बाद जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी में ये मैटर करता है कि वो कंटेंट कितनी देर चला है, पायदार कितना। ड्यूरेबिलिटी का उर्दू में तो ये मतलब है, लेकिन हमारे उसमें ई कॉमर्स की जुबान में मतलब है कि उसकी लाइफ कितनी है। ओके, उसका लाइफ स्पैन कितना है, उस पर फटीक कितनी देर के बाद आ रही है, कंटेंट फटीक कितनी देर के बाद कर रहा है, और कंटेंट रिस्पॉन्स कितनी देर के बाद उसका काम होना शुरू हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स फौरन से ही गिर जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स जो है वो थोड़े टाइम के बाद गिरता है, ग्रेजुअली गिरता है। समटाइम ऐसा होता है कि आज परफॉर्म किया कल फारिग हो गया, तो ये भी देखने को मिलता है। कितना टाइम स्पैन होना चाहिए कंटेंट फटीग के लिए? हमजा साहब, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो साल 2-3 साल भी चल जाते हैं, बहुत कम है, इसकी रेशो कम है, बहुत कम। हाँ, हमारे पास बहुत सारे इसलिए हैं, जो हमारा कंटेंट का पूल बहुत बड़ा है ना, तो ऐसी बहुत कम रेशो होती है। आप 10% लगा लो या 15% लगा लो। नॉर्मली जो कंटेंट है वो कंटेंट 1 वीक to 15 days मैक्सिमम आजकल चल रहा है। और जो एआई कंटेंट है, मैंने तो एआई कंटेंट को 15 दिन से पहले फटीग होते देखा है, जो मेरी नीश का है। लेकिन जो नीश है अपैरल की, जो नीश है आपकी ये जूतों की नीश है, या फैशन की जो नीश है, उस नीश के अंदर ये महीनों भी चलता है। मैंने आपको बताया कि नीश टू नीश डिपेंड करता है कि आप इसको कितना। अब स्केलेबिलिटी की बात करें, ये तो ड्यूरेबिलिटी होगी कि नीश टू नीश वेरी करता है, किस नीश में कितना ड्यूरेबल है, कितने टाइम तक चलेगा, कितना उसका रिस्पॉन्स आएगा, कब वो कम होना शुरू होगा। हम सेल्स की बात करें, जब भी हम बात करें वो सेल्स की बात करें। उसके बाद जो इसकी स्केलेबिलिटी है, अब अगर आप फैशन और अपैरल की बात करें, तो आप इसकी स्केलेबिलिटी बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से स्केलेबिलिटी कर सकते हो, क्योंकि
आपने हमेशा देखा होगा जो फैशन मॉडल्स होती हैं बस आ रही हैं जा रही हैं दिखा रही हैं कपड़े दिखा रही हैं जूते दिखा रही हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता। एआई सबसे पहले पकड़ा ही बोलने पे जाता है। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात आपने पिनपॉइंट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर या स्किन केयर के कॉन्सेप्ट के अंदर या जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको बोल के एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, उसमें इस कंटेंट की जो स्केलिंग का लेवल है वो थोड़ा कम है, ड्यूरेबिलिटी भी कम है और स्केलिंग भी जो है वो थोड़ी और कम ये है। अच्छी बात है। ये बुरी बात है कि आप कंटेंट अगर आपके पास एक सहूलत है तो उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट भी लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप चला सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कन्वर्जेंस नहीं फिर आती है। अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी जाती है, कन्वर्जेंस पे वो मार खा जाती है। तो ये है प्रॉब्लम। एक नया आने वाला किस तरह से इस चीज को मैयर कर सकता है? यार नया आने वाले का ना गोल्स मतलब बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने ग्रेजुअली अचीव करने होते हैं। अगर किसी को 10 15 20 ऑर्डर एक दिन के लिए काफी होते हैं किसी एक ऐड से, तो वो तो चला सकता है एआई का कंटेंट। ठीक है। अब किसी को एक कैंपेन से 100 ऑर्डर चाहिए, 200 ऑर्डर चाहिए, 300 ऑर्डर चाहिए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको, जैसे हम पहले सारी अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि आप एजुकेशनल कंटेंट बनाएं, आप यूजीसी बनाएं, आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बनाएं, फाउंडर लेड कंटेंट बनाएं, आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी नीश के उनसे कंटेंट बनवाएं, आप टॉकिंग हेड्स के ऊपर कंटेंट बनाएं, आप मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा चलिए सर, इसके बाद बताइएगा स्टार्टअप के लिए क्या टूल्स यूज करने चाहिए? कौन सा स्टार्टअप पे डिपेंड करता है। बेसिकली स्टार्टअप का जो वर्ड है ना, ये टेक के स्टार्टअप के लिए यूज होता है। हमारे यहाँ इसको आम इस्तेमाल किया जाता है, हर बिजनेस को स्टार्टअप कह दिया जाता है, छोटे बड़े। ठीक है कि क्योंकि शुरू किया है तो इसलिए स्टार्टअप है। तो जो आप जिस स्टार्टअप का पूछ रहे हैं, आम फहम के अंदर जो आम जुबान का स्टार्टअप है, स्टार्टअप के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि पैसों की जरूरत नहीं होती। अब लोग ना इसको गलत साइड पे भी ले जाते हैं सम टाइम कि यार पैसे नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना आपने इसको सर पे सवार किया हुआ है। देखो, प्रोडक्ट जब कमोडिटी आप खरीद के लाओगे तो पैसों से ही खरीद के लाओगे ना, लेकिन एक तरफ आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर तो पैसा नहीं लग रहा। ठीक है। स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप को चलाने के लिए आपको टोटली जो विल पावर की जरूरत होती है, आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है, आपको खून पसीना एक करने की जरूरत होती है, आपको अपना निचोड़ने की जरूरत होती है। आपको असल एंटरप्रेन्योर फिर आप तभी बनते हो जब आपको काम कर रहे हो और फिर उसको करके जान छोड़ते हो उसकी। अदरवाइज तो फिर देयर आर लॉट ऑफ एक दफा जो तहैया कर लिया वो पूरा करके छोड़ना है ऐसी की तैसी। ठीक है। और बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। अप्स एंड डाउन तो दुनिया के हर काम में आते हैं। अप्स एंड डाउन्स आपके वेदर में आते हैं। आज देखो कितनी गर्मी है, क्या पता शाम को क्या हो, तूफान आ जाए अचानक से। अप्स एंड डाउन्स बहुत मतलब ये तो आम कॉमन चीज है और ये आने चाहिए। इससे आप सीखते हो, इससे आपकी रेजिलियंस बढ़ती है, इससे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। सर आपका इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है। बिल्कुल। आपका अपना जाती एक्सपीरियंस कंटेंट फटीग के साथ कैसा रहा है? मैंने आपको बताया कि ऐसा कंटेंट भी है जो अगले दिन ही फटीग पे चला जाता है। कितने अभी तक कितने फेलियर्स आप कंटेंट फटीग? रोज फेलियर होते हैं कंटेंट फटीग के अंदर। तो इधर से वीडियो बनाते हैं, अगले दिन चलती नहीं है। तो ये तो है ही नहीं ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं है। तो अगर कोई कहे कि मेरा कंटेंट फेल नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई कहे तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं चलता तो वो फिर उसको देखने की जरूरत है। लेकिन फटीग कंटेंट की आ जाती है, इसमें 100% ये होना ही होना है, सबके साथ होना है। यार देखो, अगर आपका कंटेंट चल गया ना, आज 10 दिन बाद नहीं तो 15 दिन के बाद बंद हो जाएगा, 15 दिन के बाद नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद नहीं तो 2 महीने के बाद। अच्छा कंटेंट जो है मैक्सिमम कितनी देर चल सकता है? कंटेंट की डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। हमने एक एजुकेशनल कंटेंट बनाया था, अवेयरनेस कंटेंट बनाया था कि हमारा प्रोडक्ट 2 नंबर बहुत ज़्यादा बिक रहा है और हमने उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की थी कि 2 नंबर आप ना खरीदें। वो कंटेंट 3 साल चला। अच्छा। उसके ऊपर हमें ऑर्डर्स आ रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि ब्रांड पे आप हम लोगों को बता रहे थे, बिल्कुल हम लोगों को ये बता रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट 2 नंबर बेचा जा रहा है, काउंटरफीट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, कॉपी बेची जा रही है जॉनटॉन की। क्योंकि लोगों को शायद फेक खरीदा हुआ था या क्या था, तो लोगों ने उसी वीडियो के ऊपर जाके, वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए। सही। तो उसमें बड़े अच्छे ऑर्डर थे और 3 साल तक चलता रहा। पहले हमने उसको अवेयरनेस पर्पस के लिए चलाया था। कैटेगराइज करें तो अवेयरनेस कंटेंट सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है मेरे ख्याल से। एजुकेशनल पर्पस का जो कंटेंट है वो ज्यादा बिकता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जब भी ये बात करेंगे ये ध्यान में रखना कि नीश टू नीश और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। किसी की सलाह करनी हो, यानी कि किसी को बताना हो एजुकेशन के हवाले से ही, अवेयरनेस
वो जरूर बिकेगी। अपनी प्रोडक्ट लाजमी खोल के बताएं कस्टमर को, प्रोडक्ट के बारे में लाजमी बताएं, प्रोडक्ट के फीचर्स लाजमी बताएं, प्रोडक्ट के यूएसपीज लाजमी बताएं। यूएसपीज होते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है और क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर रहा है अगले की लाइफ के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। और एक बात आपको बताऊं कि पिछले दिनों मैंने एक अपैरल ब्रांड है, वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, मैंने उससे ना कार्गो ट्राउजर्स मंगवाए अपने पहनने के लिए। ठीक है। ठीक है, मैंने उसे मंगवाए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पहने मैंने, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कल फिर 5 ट्राउजर ऑर्डर किए, वो फिर आए हैं, फिर देखूंगा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं अच्छा रहेगा तो दोबारा नहीं मंगवाऊंगा। तो ये है यूजर एक्सपीरियंस। अगर अच्छा रहा तो मैं आपको भी बताऊंगा, इनको भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि यार ये ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है बड़ा सस्ता दे रहा है। और ये उसकी वो ड्यूरेबिलिटी, आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में एक पैकेट भी पड़ा हुआ था, आज ही आया पैकेट। और ये उसकी ड्यूरेबिलिटी में ही ये काउंट होगी। ये प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे मैटर कर रहा है ना, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे मैटर कर रहा है। जब मैंने उसको ऑर्डर किया, मुझे कॉल आ गई कि आप ऑर्डर कंफर्म करें। मैंने ऑर्डर कंफर्म किया तो अगले दिन मुझे मैसेज आ गया कि आपका ये ऑर्डर है, ये नंबर है, ये ट्रैकिंग नंबर है। अब कस्टमर के साथ एंगेजमेंट है जी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि मुझे उसका एक कैटलॉग आ गई कि और भी प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप देख लें। अगर ये ट्राउजर जो आपने सर जिक्र किया, अगर यही जीरो होता, आप कहते यार मुझे मैं नहीं दोबारा था, मैं उसे तो कंप्लेन करता। कंटेंट फटीग में ये बात चली जाती है। नहीं, कंटेंट फटीग का इससे ताल्लुक इसलिए नहीं है, मैं कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। कंटेंट फटीग तो हम पहले शायद सम अप कर चुके हैं, ये मैं कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि कंटेंट फटीग तो है ही है, लेकिन जो कंटेंट से आप कस्टमर को भी लेके आ रहे हो उसको बाद में आपने एक्सपीरियंस देना है। सेल्स की बात नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिकली है। हम तमीद करें कि यार कि जब तुम कस्टमर को कुछ वैल्यू एडिशन करो उसकी जिंदगी के अंदर, हम यहाँ से शुरू हुए थे बेसिकली। अच्छा सर, अगर बेचना है 3 शहरों को एग्जांपल में दे रहा हूँ, टारगेट करना है लाहौर, कराची, पेशावर, अब जबानें अलग अलग है। इस तरह से होता है कि KLI ज्यादा होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। एग्जैक्टली। तो अब जबानें अलग अलग हैं, सकाफत का भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो इस चीजों को कैसे टैकल करें? इसमें ना हमने एक्सपीरियंस करके देखा था कि हमने कराची में सिंधी में ऐड चला के देखा, KPK में हमने पश्तो में ऐड चला के देखा, पंजाब AI के थ्रू ही सब? नहीं, उस वक्त तो AI उस वक्त होता ही नहीं था। ओके ठीक। तो हमने लाहौर में पंजाबी में ऐड चला के देखा, तो बहुत कोई मैसिव चेंज नहीं था। लेकिन जब हमने सकाफती एड्स बनाए उर्दू जुबान में, कि हमने किसी पठान से उर्दू में बुलवाया, हमने किसी पंजाबी से उर्दू में बुलवाया और किसी सिंधी से उर्दू में बुलवाया, और उसकी तहजीब और सकाफत के मुताबिक ऐड बनाया, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। कंटेंट फटीग आपने कहा, एक है एड फटीग, बार बार ऐड आते रहना, इस चीज को क्या AI की मदद से हेल्प आउट हो सकती है? किया जा सकता है। AI आपको पूरा जो है वो आपको उसका डेटा जो है, ऐड की जो परफॉर्मेंस है या डेटा है, वो आपको बता सकता है। उसकी मदद से आप उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हो, उसकी मदद से आप उसकी सारी की सारी डेटा की छानबीन कर सकते हो कि मेरा ऐड कहाँ पे इररेलेवेंट लोगों को दिखा रहा है, किस इररेलेवेंट ऑडियंस के पास जा रहा है, किस इररेलेवेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है जहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मामलात आप AI से करा सकते हो। AI को आप अपना डाटा एनालिस्ट बना सकते हो। बस उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के, मुझे प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे इस ऐड नंबर का ये डाटा चाहिए, ये अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप उससे क्या मंगवा रहे हो और आप उसको एनालाइज कैसे करोगे। ठीक है। फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि मुझे इसकी रिपोर्ट बना दो, वो भी बना देगा। सारा काम वो करेगा। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है कि ये चीजें हैं, ये मेरा ऐड है, ये मेरा उसका ऐड मैनेजर है, ये मेरा उसका ऐड का नंबर है, ये मेरा उसका ID है, ये मुझे ना इसका सारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के दे दो। वो आपको सारा कुछ निकाल के दे देगा। फिर आप उसको कहोगे मुझे प्लेटफॉर्म वाइज दे दो, फिर आप उसको कहोगे मुझे ऑडियंस वाइज दे दो, मुझे एज वाइज नंबर निकाल दो, मुझे जेंडर वाइज नंबर निकाल दो। तो ये वैसे भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सबने दिया होता है, लेकिन अगर आपको एक ही क्लिक पे चाहिए तो आपको AI आपको निकाल के दे सकता है। जी सर, स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने जब स्टार्ट किया और अब AI के बाद कितना फ़र्क है आपने महसूस किया अपने कारोबार में? यार हम तो AI का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम बैक एंड पे AI को यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड पे हम AI को बहुत ज़्यादा लेकिन इस्तेमाल तो इसको छोड़ा नहीं AI के आने से मेरे लोग नहीं कम हुए, मेरी हायरिंग नहीं कम हुई, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं कम हुई, जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं कम हुए। लेकिन AI के आने से उन लोगों को आसानी हो गई, उनकी वैरायटी बढ़ गई, चीज़ों की कंटेंट की वैरायटी बढ़ गई। हम डेली कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, वही कंटेंट हम जो पहले हम हफ्ते में एक रिकॉर्ड करते थे, अब हम AI की मदद से हम डेली रिकॉर्ड करते हैं।
हमें कंटेंट बनाने में आसानी मिल जाती है, हमें स्टोरीज बनाने में आसानी मिल जाती है, हमें कंटेंट लिखने में आसानी हो जाती है। तो ये सारी फायदे तो हैं। अब अगर आप कहो कि कंटेंट राइटर की जॉब खत्म हो गई है एआई के आने से, अब एआई कंटेंट लिखने में इतनी गलतियां करता है, साफ पता चलता है एआई ने लिखा है। फिर कुछ लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि आप इसको ह्यूमनाइज कर लें, जितना मर्जी ह्यूमनाइज कर लो, वो पकड़ा जाता है कि एआई कंटेंट। अच्छा, वो भी एक टूल है, ह्यूमनाइज भी हाँ, एक हाँ, टूल, वो भी टूल है, बिल्कुल टूल है, वो भी यूज किया जाता है काफी, अब आम फैम लोग करना शुरू बिल्कुल हो ऐसे गए। ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, जैसे अब पंजाब में हम लाहौर में बैठे हैं, यहाँ पंजाबी जुबान बड़ी बोली जाती है, तो आपने कभी ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाई कि अगर यार मैं चलो पश्तो या बलोची एआई के थ्रू जबान में जरा अपना बदल के वो तो देखो, बिल्कुल ही voice over- बेढंगा सा लगता है यही तो, उससे तो बेचारे तो उर्दू भी सही तरह से नहीं बोल अच्छा, वो ये काम अभी नहीं कर पश्तो और बलोची कैसे नहीं, बोलेगा? नहीं, कुछ होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस के आप थोड़ा सा चेंज ओवर कर सकते हैं, ऐसा हुआ है कभी? अभी तक तो बोलने वाला एक्सपीरियंस एआई का हमें अच्छा नहीं मिला, एआई करेक्टर। अच्छा, ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा अभी है? हमारा अभी जो उर्दू भी हम बुलवाते हैं तो उसमें भी वो स्लिप होता है। हमारा ये एक्सपीरियंस है, हो सकता है हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे हों, और बड़े सारे लोग मुझे चैलेंज भी करते हैं, हम ये बना के देंगे, ये बना के देंगे। जब वो बना के बेचते हैं तो हम उससे कुछ 10 स्टेप आगे निकले होते हैं, पहले से ही ट्राई कर चुके हैं उससे 10 स्टेप्स आगे की। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अभी फेल, अभी जीरो है? मेरे एक्सपीरियंस में फेल है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म मुझे बहुत मिलता है कि आपको कैसे कह देते हैं कि ये है, ये हमारा पूरा कारोबार यही चला रहा है, हमारी सारा कुछ यही चला रहा है। अब मेरा जो मॉडल है, मेरा जो बिजनेस मॉडल है, मेरा जो स्केल है बिजनेस का, बेसिकली जो मेरा स्केल है बिजनेस का, उस स्केल में और आपके स्केल में फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने अगर एआई से एजेंटिक कॉलिंग करानी है तो आप उससे कॉल करा के ऑर्डर कंफर्मेशन तो करा लेते हो। मैं अब कॉल करा के, ह्यूमनाइज कॉल करा के मैं उससे अप सेलिंग भी करता हूँ, क्रॉस सेलिंग भी करता हूँ, मैं सेल भी बढ़ाता हूँ। अब फिर लोग कहते हैं कि एआई भी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग करते हैं। इधर से मुझे शक नहीं होता कि एआई कॉल कर रही है तो मैं फ़ौरन बंद करता हूँ फ़ोन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भी यही करते होंगे कि यार मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ तो आप इंटरेस्ट नहीं लेते उसके अंदर। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं आप उससे सवाल जवाब करते हैं। अगर एजेंटिक एआई की इतनी अच्छी क्वालिटी अभी तक हो चुकी होती है, जो कि हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आप डिनाई नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को? नहीं, मैं हाँ, डिनाई नहीं करता। अभी करंट टाइम के अंदर मेरा इसके ऊपर डिनाइल है, डिनाइल भी नहीं है मेरा इसके ऊपर। आप कह लो कि 50% मैं इसके आप ऊपर अपना एग्री बस करता हूं। ओपिनियन बता मेरा दें कि मेरा ओपिनियन ओपिनियन ये है। हाँ, अब एजेंटिक एआई अगर इतना कामयाब होता तो जब आप बैंकिंग के लिए कॉल करते हैं या जब आप किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आप डायरेक्ट जीरो ही क्यों मिलाते हैं कि यार मेरी किसी से बात करा दो ताकि मैं उसको अपना मसला समझा पाऊँ। अब ये फर्क है। अब सामने वाला जिसको आप एआई बेच रहे हो या एआई उसको बता रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है एआई की, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन सर वो कहते हैं कि एक आसान से काम हो जाता है, मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती, सर्च हमें ये करके दे देता है, जैसे आपने भी कहा कि हर चीज़ तो वो कर देता है, तो फिर लोग जाहिर सी बात है उस तरफ ही जाएंगे, चाहे उसका इम्पैक्ट उनको बाद में नेगेटिव क्यों ना मिला हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कोशिश करते हैं शॉर्टकट्स ढूंढने की कि हमारा काम जो है वो 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाए। हमारे यहाँ लोगों का प्रॉब्लम है कि हमें आसानी चाहिए, ठीक है, तो एआई ने वही काम आगे किया है। अब बेसिकली लोगों के स्किल्स खत्म हो जाएंगे, जो मुझे डर है ना कि स्किलफुल लोग खत्म हो जाएंगे, सारा काम वो एआई से कराएंगे। जब एआई से काम कराओगे ना तो तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जो सेंस है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप अक्सर देखो कि आप नॉर्मली जब कोई मैसेज आता है तो आप उसको रिप्लाई करते थे पहले खुद सोच के, अगर आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो आप सोच सोच के लिखते थे तो आपकी इंप्रूव होती थी। अब आप एआई को कहते हो कि यार ये सवाल है, इसका जवाब लिख दो। अगले ने भले ने बेचारे ने प्यार से सवाल किया हो, एआई अगर एग्रेशन में जवाब दे दे तो बात उल्टी पड़ गई ना। और आपको तो पता भी नहीं है उसने लिखा क्या, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया है। ऊपर लिखा भी होता है इन शॉर्ट वर्ड्स यू कैन से दिस, एंड आप उसको पेस्ट कर देते हो। पिछले दिनों मैं देख रहा था पाकिस्तान में ही हमने कोई कैंपेन थी गवर्नमेंट की, तो सारा कुछ उन्होंने कर लिया, नीचे एआई का आइकन भी लगा हुआ था, उस पर तवज्जो नहीं दी, उस पर तवज्जो नहीं दी। ठीक है, तो ये हो जाता है। यानी कि एंड पे सर यही कि आप अभी फिलहाल ना पूरी तरह से इसे झुठला रहे हैं, आंखें बंद करके एतबार नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। मैं झुठला नहीं रहा, मैं 100% इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है एआई के ऊपर करंट टाइम में, टुडे 2026 के जून में के या जुलाई में, कि एआई अभी उस तरह से पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो पा रहा जिस तरह से लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, मेरा ये मानना। ठीक है सर से हमने बात की ई कॉमर्स एक्सपर्ट से एआई कंटेंट स्केलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।